Hello friends, I hope all of you are doing fine wherever you are. Today I have come up with my fourth video on the title Why Editors Reject Our Paper, the Top 8 Reasons. My dear friends, यहाँ ये बताना बड़ा जरूरी हो जाता है क्योंकि आज के टाइम में यहाँ सबमिशन रेट इतना ज्यादा बढ़ चुका है। सबमिशन रेट बढ़ चुका है, सबमिशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ चुका है, तो साथ में जो हमारा रिजेक्शन का रेट है वो भी बढ़ चुका है। रिएक्शन का रेट बढ़ चुका है तो एक्सेप्टेंस का रेट ऑटोमेटिकली हमारा बहुत कम हो चुका है। तो अल्टीमेटली हमारे लिए आज ये जानना बड़ा जरूरी बन जाता है कि क्या वो कारण है जिससे कि हमारा एडिटर हमारे एक पेपर को रिजेक्ट कर देता है। एंड आई थिंक आप सब जानते हैं कि इन ऑर्डर टू डेवलप अ पेपर एवरी टाइम टेकन टू डेवलप अ मैन्युस्क्रिप्ट सो दैट इट कैन बी कम्युनिकेटेड इन गुड क्वालिटी जर्नल्स अराउंड 1 ईयर। तो लगभग एक साल हम इतनी मेहनत करते हैं उस पर, इतना रोबस्ट एनालिटिकल टूल्स भी लगाते हैं, सब काम करते हैं उसको पब्लिश करने के लिए, लेकिन फिर भी हमारा पेपर रिजेक्ट हो जाता है। तो ये जानना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही चीजें बताऊंगा, टॉप 8 रीजन जो हमारे पेपर रिजेक्ट होते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो आप ये जान पाएंगे कि क्या वो कारण है पेपर रिजेक्शन का, आप उन पे काम करेंगे और आपके पेपर को वैल्यू मिलेगा और रिजेक्शन के चांस कम होंगे। दिस इज माय फोर्थ वीडियो। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किए थे उसके बाद मुझे काफी कमेंट्स आए सबके, एकेडमिशियंस के, रिसर्चर्स के। सबने मुझे ये कहा कि सर वी आल्सो वांट टू नो व्हिच आर द रीजंस बाय व्हिच दिस पेपर्स गेटिंग रिजेक्टेड। सो उन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो बनाया है उनकी बेसिस ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस, जो मैंने पिछले 2 साल में पेपर्स अपने कम्युनिकेट किए डिफरेंट जर्नल्स में, अच्छे अच्छे पब्लिशर्स के पास, अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स थे। उन्हें पब्लिश करने के बाद क्या मेरे एक्सपीरियंस रहे, बिकॉज ऑन एन एवरेज almost 50 to 60% of my papers get rejected, right? तो उनकी बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस ओनली मैं आज का सेशन आपके सामने रखना चाहूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को आप जरूर एंड तक देखें और अपने जो भी व्यूज है, फीडबैक है, काइंडली मेरे से शेयर कीजिए। तो विद योर काइंड परमिशन आई एम नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। Well, as I told you in the beginning, the topic of today's session is why editor reject your paper, the top 8 reasons. Let me move forward. Well, जिससे पहले कि मुझे कैफी ने कहा कि आप इस पे एक सेशन दीजिए, तो इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए इन दी पास्ट 7 डेज मैंने एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करा है। इन ऑर्डर टू कंडक्ट दिस एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, आई टॉक टू नंबर ऑफ एडिटर्स ऑफ हाई impact factor journals, say International Journal of Consumer Studies, which is a category journal, and उनके एडिटर से बात करने के बाद I came to know that they received around 100 to 1075 submissions in the year 2020 as compared to 600 submissions in the year back 2019. It means they received almost more than 50% submission. हमें ये ध्यान में रखना है कि जो सबमिशन का फ्रीक्वेंसी है आज के टाइम में, सबमिशन का रेट है, वो ऑलमोस्ट मोर देन 50% बढ़ गया है। जैसे मैंने पहले कहा, जब सबमिशन रेट बढ़ गया है, सबमिशन फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, तो रिजेक्शन रेट भी बढ़ गया। उसका कारण ये है एडिटर के पास तो एक मिनिमम स्कोप है 7 to 8 पेपर्स का एक जर्नल में, एक इशू में पब्लिश करने का, बट as far as frequency of the submission is concerned, that is increasing, so automatically हमारा रिजेक्शन रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब इसका भी एक कारण है कि why people are submitting more to high impact factor journals। का सबसे बड़ा कारण ये कि people are getting more aware now, they are more aware about various indexing, they are more aware about what is the impact factor। at the same time जितनी हमारी यूनिवर्सिटीज है उनको भी समझ आ गया है कि in order to enhance their research productivity उनको टॉप मोस्ट क्वालिटी जर्नल्स में पब्लिश करना होगा, उनकी फैकल्टी को, उनकी रिसर्च स्कॉलर्स को, क्योंकि अब ये सारे यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स को भी अब अवेयरनेस लेवल बढ़ चुका है, क्योंकि जितनी भी रैंकिंग है, चाहे वो NIRF है या कोई भी रैंकिंग एजेंसीज है, उन सबको पता है कि जो रिसर्च प्रोडक्टिविटी है उसका उसमें बहुत ज्यादा वैल्यू रहता है हमारी किसी भी रैंकिंग, किसी भी एक्रेडिटेशन सिस्टम में। तो ये भी सबसे बड़ा कारण है कि व्हाई दिस सबमिशन फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग। एट द सेम टाइम एडिटर ने कहा है कि इन द ईयर 2021 दे आर expecting more than 1800 submissions, which is a very very big number in a category journal। At the same time, I also talked to one of the journals with FIA, the business review. The editor said, they are almost expecting more than 1000 submissions in a year। It means submission rate is increasing, submission rate is increasing। तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि हमारा पेपर रिजेक्ट ना हो। हमें ये पता होना चाहिए कि क्या वो कारण है जिससे कि हमारे पेपर्स एक अच्छी क्वालिटी जर्नल्स में रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट एडिटर्स
what is the perspective of an editor, what is the perspective of an reviewer, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज के टॉप 8 रीजन आपको बताने जा रहा हूँ। टॉप 8 रीजन जो कि पर्सपेक्टिव देते हैं आपको एडिटर का और रिव्यूअर का। आई होप इससे आपको बेटर क्लैरिटी होगी। जैसा आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग, ये तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जिन जर्नल से मैंने कम्युनिकेट करा, ये एक कैटेगरी ऑफ जर्नल्स है, लिस्ट ऑफ जर्नल है जिनमें मैंने पिछले 2 साल में कम्युनिकेट करा। सारे ही हाई इंपैक्ट फैक्टर जर्नल्स है, विच आर पब्लिश बाय एमराल्ड, विले, टेलेंट, फ्रांसिस, तो सारे स्कोपर्स हैं, वेब ऑफ साइंस में है, एससीआई में है और एबीसी कैटेगरी में है। तो इन सभी जर्नल्स में वंस आई कम्युनिकेटेड, सम ऑफ माय पेपर्स केम बैक टू मी विद रिजेक्शन लेटर्स, सो आई हैड टू फेस टफ, very tough rejection letters. So on the basis of all these communications that I did over the past couple of years, I will let you know that what are the reasons, in fact top 8 reasons that become the reason for the rejection of your paper. ये जर्नल्स है हमारी मेजरमेंट सेट में सब टॉप मोस्ट जर्नल जैसे कि बेंचमार्किंग है, जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस है, इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो these all are very high impact factor journals which are indexed in very reputed databases throughout the world. So on the basis of these journals, I will proceed further. So here come the 8 major reasons for the rejection of your paper, my dear participant. The very first reason, your papers face research screening, that is your desk rejection. Many a times आपने भी देखा होगा, कभी आपने पेपर कम्युनिकेट करा होगा, पेपर आपको एक हफ्ते में या 2 वीक्स में पेपर कम बैक टू यू विद डेस्क रिजेक्शन। अब वो डेस्क रिजेक्शन क्या है? इस डेस्क रिजेक्शन का मतलब ये है कि एडिटर ने अपने पहले ही स्टेज पे ही पेपर को डेस्क रिजेक्टेड कर दिया। उसके कारण क्या? उसके कारण मैंने साइड में दिए हैं कि यू सिंपली इग्नोर जनरल गाइडलाइंस। माय डियर पार्टिसिपेंट, हमारे लिए ये जानना बड़ा जरूरी है, जब भी हम मैन्युस्क्रिप्ट बनाते हैं सबसे पहले मैन्युस्क्रिप्ट बनाने से पहले हम ये जरूर ध्यान में रखें कि जर्नल को टारगेट कर रहे हैं और जर्नल की क्या क्या गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस का इन टर्म्स ऑफ उसका रेफरेंसिंग सिस्टम क्या है, टेबल्स कैसे होंगे, फिगर्स कैसे होंगे, फुट नोट तो नहीं आने, इंटेक्स साइटेशन कैसी होगी एंड सो ऑन। मोर वर्ड लिमिट कैसा होगा? अगर आप वर्ड लिमिट एक्सीड कर जाएंगे, सपोज जर्नल से दैट मैक्सिमम वर्ड लिमिट इज 8000 वर्ड्स, तो अगर आप 8000 वर्ड से ऊपर जा रहे हैं, इट मींस योर पेपर विल बी डेस्क रिजेक्टेड। तो ऑल दीस थिंग्स मस्ट बी केप्ट इन योर माइंड, क्योंकि जर्नल के एडिटर के पास एक लिमिटेड स्कोप है नंबर ऑफ पेजेस का, उसी पेजेस के अंदर हमें अपने आप को लिमिट रखना है। तो इन चीजों का प्लीज ध्यान रखिए, प्लीज एडहेयर टू द जर्नल गाइडलाइंस। सेकंड रीजन बन सकता है डेस्क रिजेक्शन, दैट इज प्लेजरिज्म। Many times हमें ये लगता है कि जिस पेपर हैज बीन रिटन बाय मी उसमें 0% प्लेजरिज्म होगा, 0% प्लेजरिज्म कभी होता नहीं है। तो इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब हमारा पेपर कोई बन गया है, पेपर बनने के बाद हम एक उसको प्लेज चेक जरूर करें। और जितने भी इंटरनेशनल जर्नल्स है, दे always ask for the report generated by Turnitin software, which is an internationally acclaimed software Turnitin. तो प्लीज वंस you are done with your manuscript, एक बार उसका प्लेज चेक कराएं। And my experience says that majority of the international journals they ask for plagiarism of less than 10%. तो अगर आप satisfied हैं that your plagiarism is less than 10%, only then communicate your paper. अगर ये नहीं देखते हैं पेपर communicate कर देंगे बिना fact check के, your paper would be desk rejected. So please make sure these kind of things are very well kept into your mind. And then third, the desk rejection reason is incomplete manuscript. Incomplete manuscript means many a time we simply ignored or we fail to upload the supplementary file, such as table file, figures file. हम मैन्युस्क्रिप्ट तो अपलोड कर देते हैं लेकिन हमारी टेबल फाइल, फिगर फाइल, हमारे जो अपेंडिसेस है उसको मिस कर देते हैं। Then again अगर आप ऐसा करते हैं, your paper would come back to you with a desk rejection. Other reason could be your tables and figures are totally unclear. मतलब एक रीडर पढ़ नहीं पा रहा आपके टेबल के अंदर क्या है, आपके फिगर के अंदर क्या है, so that will become another reason for your rejection. Other could be your weak language. अब देखिए आपका पेपर जितना भी अच्छा हो, बट मैंने आपको बताया क्योंकि सबमिशन रेट हमारा बढ़ गया है, रिजेक्शन रेट हमारा बढ़ गया है, इट मींस अब एडिटर को एक पॉइंट चाहिए आपका पेपर रिजेक्ट करने का। So if your communication is below average, there are some typo mistakes, grammatical mistakes into your paper, again it will become a reason for your paper getting rejected. इन चीजों का हमें ध्यान रखना ताकि हमारा पेपर डेस्क रिजेक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक पेपर सबमिट किया था हमने इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में। You can have a look at the highlighted portion, the comment we received that there are issues of weak English language. तो इंग्लिश लैंग्वेज का प्लीज आप ध्यान रखें, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को मत करें। लैंग्वेज को आप एक बार चेक करें, अच्छे प्रूफ रीडर के पास जरूर चेक करें इफ वंस यू आर डन विद योर मैन्युस्क्रिप्ट। एक और एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, जर्नल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हिच इज पब्लिश्ड बाय टेलन फ्रांसिस। अब देखिए इसका भी जो मैंने हाईलाइट किया है वो कह रहा है टाइट पेज कंस्ट्रेंट, माय पेपर वाज डेस्क रिजेक्टेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ वर्ड्स।
suppose the general target only for 8,000 words और मेरा पेपर 10,000 words है, उससे exceed हो गया, तो that is automatically a reason for your paper getting rejected. चाहे पेपर आपका जितना भी अच्छा हो, अगर हम इन चीजों का नहीं ध्यान रखेंगे, उत्तर गाइडलाइंस को नहीं पढ़ेंगे, तो हमारा पेपर रिजेक्ट होगा. इन चीजों का आपने भी ध्यान रखना है कि आपका पेपर डेस्क रिजेक्ट ना हो, एटलीस्ट वो रिव्यूअर्स के पास तो जरूर जाए, और रिव्यूअर के पास तभी जाएगा जब वो इनिशियल स्क्रीनिंग में पास होगा. तो इनिशियल स्क्रीनिंग के जो मैंने आपको ये कारण बताए, जनरल गाइडलाइंस को इग्नोर मत कीजिए, प्लेजरिज्म को चेक कीजिए, मैनुस्क्रिप्ट को कंप्लीट कीजिए, उसको अपलोड करने से पहले आपके टेबल्स एंड फिगर्स शुड बी वेरी मच क्लियर, और लैंग्वेज में आपको कमांड होना चाहिए ताकि लैंग्वेज में आपको कोई गलती ना हो. नाउ रीजन टू इज आउट ऑफ एम एंड स्कोप. ये भी होता है कि एक बार हम जनरल डिसाइड कर लेते हैं हम, लेकिन अपना ये नहीं देखते कि जनरल का जो थीम्स है या सब थीम्स है या उसका स्पेशलाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमारा पेपर बना है कि नहीं बना है. तो अगेन दीज थिंग्स हैव टू बी वेरी क्लियरली केप्ट इनटू योर माइंड कि आपने जो पेपर बनाया है उसके एरिया के अकॉर्डिंग, उसके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग आप जनरल टारगेट करें. सपोज योर पेपर इज टारगेटिंग कंज्यूमर बिहेवियर, देन टारगेट दोस कोर जर्नल्स which publish papers related to consumer behavior only. Similarly, for marketing and some other fields, otherwise आप बिना पेपर के जर्नल के थीम्स को देखते हुए, उसके सब थीम्स को, उसके स्पेसिफिक को अगर आप नहीं देखेंगे, जो पेपर विल कम बैक टू, जो पेपर कोई पढ़ेगा भी नहीं. चाहे आपने जितनी भी मेहनत करी है, 2 साल 3 साल पेपर बनाने में लगा दिया, डेवलप करने में आपके लग गए, बट योर पेपर विल कम बैक टू यू. तो इस चीज का भी आपने प्लीज काइंडली ध्यान रखना है कि योर पेपर शुड बी as per the scope of particular journal that you have targeted. For example, I submitted one paper to studies in economics and finance. अब देखिए मेरा जो हाईलाइटेड पोर्शन का कमेंट है वो ये कह रहा है, your paper appears to have too much of a country or regional focus to meet the aims and scope of the journal. It means my paper was again global readership, इसकी जो viewership है that should be वो have a global perspective. इस चीज का आपने ध्यान रखना कि हमारे पेपर में we covered only for one country. तो इन चीजों का आप ध्यान रखें कि if you are writing a paper, आपका एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव रहे, that is attracting the all needs to be connected. Why this study needs to be conducted? What is so uniqueness in your particular paper? ये सारी चीजों का हमें बड़ा ही ध्यान रखना है. अगर इन चीजों को हम इग्नोर कर देंगे तो आपका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनलिटी हैज टू बी देयर. एज ए रिसर्चर हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, if you are conducting a research that must add value to the existing body of knowledge, to the academic literature में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होना चाहिए. तो इन चीजों का भी आप ध्यान रखें. मेक श्योर योर पेपर हैज ओरिजिनलिटी. आपने उस ओरिजिनलिटी को बड़े ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया होना चाहिए आपके इंट्रोडक्शन सेक्शन में कि व्हाई दिस स्टडी नीड्स टू बी कंडक्टेड एंड व्हाई यू थिंक दैट योर स्टडी इज डिफरेंट टू अदर पेपर्स. तो इन चीज का आप काइंडली ध्यान रखें while you are designing your manuscript. For example, ये मैं आपको एक कमेंट दे रहा हूँ, मैंने पेपर सबमिट किया था इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिव्यू में. While I submitted this paper to the journal, you can see the highlighted portion, the comments that came to me. There is nothing new in the paper. This work has already been published by some other author in a different journal altogether. It means as a researcher, I was not able to capture the attention of the editor. कि मेरे पेपर में क्या न्यू है? Is there any significant and new information in the paper? And the editor didn't find any kind of a significant or a new information, so that novelty factor was completely missing into my manuscript. So that became the reason for the rejection of my paper. Moving for the reason 4. Reason 4 is underdeveloped. Now, what is the meaning of underdeveloped? Underdeveloped means still rigorous amount of work is required to be done into your manuscript. For example, हम कहते हैं introduction लिखते हैं. Whenever we are writing an introduction, our introduction has to be written in a wonderful manner कि उसमें आपकी स्टडी का पूरा बैकग्राउंड बन जाए. But many times we write poor introduction. एक एडिटर का, एक रिव्यूअर का इंट्रोडक्शन को पढ़ने का मन ही नहीं करता. He doesn't want to move forward because the introduction is poorly written. आपकी इंट्रोडक्शन कैसे लिखी होनी चाहिए? आपके इंट्रोडक्शन में everything has to be very crystal clearly written कि why you are conducting this particular study, why your study is different from other studies, what is the novelty factor as far as your research paper is concerned. ये सारी चीजें आपके रिसर्च के अंदर आनी चाहिए. अगर मैंने फैक्टर लिखा स्टोरी बिल्डिंग, your manuscript should look like a story. एक कहानी, हम पिक्चर देखने जाते हैं, पिक्चर बोरिंग इसलिए लगती है क्योंकि उसकी कड़ी से कड़ी नहीं होती, तो हम सोचते हैं हमारा पैसा वेस्ट हो गया, अब मुझे पिक्चर बोरिंग लगा. सिमिलरली यू आर रिक्वायर्ड टू सेल योर मैन्युस्क्रिप्ट. आपको अपने पेपर को बेचने के लिए हर कड़ी को जोड़ना आना चाहिए. यू आर टू
ensure this thing कि within a paragraph each and every sentence is connected. हर paragraph का दूसरे paragraph से connection है, A sentence का B sentence से connection है. So you as a editor or reviewers always looks for this kind of a factor. Then connection between sentences has to be there. What about the motivation, significance, novelty? जो मैं पहले बता चुका हूँ कि why which are the factors that motivated you to correct this particular study. आपने पेपर लिखा क्यों, या चीज क्या चीज ने आपको मोटिवेट करा. तो ये एक रीजन नंबर 4 है जो कि एक बहुत बड़ा कारण है हमारे पेपर के रिजेक्शन का. कमिंग ओवर टू रीजन नंबर 5, दैट इज लिटरेचर. नाउ एज आई majority of the people said that literature is the backbone of the study. Literature से आप एक्सप्लोर करते हैं कि आपको करना क्या है. Literature is basically an exploratory research where we explore to gain insights of the new phenomenon and so on. So लिटरेचर के में जो रिजेक्शन के कारण आते हैं वो मैंने आपके सामने 3 कारण दिए हैं. पहला है रेलेवेंट फ्रेश लिटरेचर. सपोज यू हैव कंडक्टिंग द स्टडी इन द ईयर 2021 और आप जो पेपर साइट कर रहे हैं वो 1970 के हैं, 80s के हैं, 90s के हैं, 2000 के हैं. इट मींस योर इंफॉर्मेशन इज प्योरली ऑब्सोलीट, यू आर नॉट अपडेटेड. ना ये सही है, जो आपने पेपर साइट किए हो सकता है दे माइट बी सेमिनल स्टडीज, दे माइट बी वेरी गुड स्टडीज, बट you can cite those studies, but make sure आपकी स्टडीज में एटलीस्ट पिछले 4-5 साल के फ्रेश पेपर्स आपने जरूर साइट किए हैं. अदरवाइज आपको ये कमेंट डेफिनेटली आएगा कि you have ignored many significant work that has already been published in some other prestigious journals. Then second literature में आता है हमारा theoretical underpinnings. Theoretical underpinnings का मतलब what is the theoretical background of your study. If you have taken 2 variables or 3 variables A, B and C, तो उन ABC वेरिएबल्स के रिलेटेड कौन सी थ्योरी आती है, which are the most widely used theories for those particular variables. All those theories have to be very well written into this particular section of theoretical background or theoretical underpinnings. Majority of time हम लोग ये चीज मिस कर जाते हैं, हमारा फोकस रहता है लिटरेचर पर लेकिन थ्योरीज पे नहीं होती है. So please remember this thing. Theory is also part of the literature. Which are the widely used theories. आपने थ्योरी में क्या ऐड कर रहे हैं, आप कोई पेपर लिख रहे हैं, whether you are adding a theory, you are validating a theory or you are extending a theory, है ना. इन चीजों का आप प्लीज ध्यान रखिए. दिस थिंग हैज टू बी वेरी वेल रिटन इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन थ्योरेटिकल अंडरपाइनिंग्स की. ये थ्योरी बहुत ज्यादा यूज हो चुकी है, मैं इन वेरिएबल्स पे काम कर रहा हूँ, ये थ्योरी मैं यूज करने वाला हूँ. आगे आपको ये भी बताना है कि इस पेपर में आपका थ्योरेटिकल इंप्लीकेशन क्या है उस थ्योरी के ऊपर, क्या आपने थ्योरी में कुछ नया एड ऑन किया है क्या नहीं किया. थ्योरेटिकल इंप्लीकेशन हैज टू बी वेरी वेल क्लियरली जस्टिफाइड इनटू योर पेपर. एंड थर्ड, many times what happen as a researcher we start making big claims. हमें रिसर्च गैप को लिखने के लिए हम ये लिख देते हैं कि there is no study conducted on my research area. No, never do this. This is a very very big claim that authors make these days, and ultimately this becomes a very big reason for the rejection of your paper. Editor reviewer को ये बड़े claims कभी पसंद नहीं आते. So make sure your research gap is very clearly, very methodologically identified. और ये तभी आपको identify होगा when you start reading good systematic literature review paper. इस systematic literature review paper के research gap कैसे identify किया गया है. तो आपकी भी ये responsibility बनती है कि आपका पेपर रिजेक्ट ना हो, अच्छे से literature को पढ़े, अच्छे से उसका research gap को आइडेंटिफाई करें. फॉर एग्जांपल ये पेपर हमने कम्युनिकेट किया था इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स में. इसका भी हमें जो कमेंट आया वो यही आया कि the paper that you have cited on these 2 variables, इसमें हमने 2 वेरिएबल्स पे काम किया था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे एंड फर्म वैल्यू पे. उसमें हमें ये कमेंट आया जिस वेरिएबल्स पे आप काम कर रहे हैं, जो रिलेशनशिप आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप ऑलरेडी मैनी ऑथर्स हैव ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ओवर over number of years. So what is new about your research paper? It means as a researcher, as an author, I was unable to identify a research gap. So if your research gap is not clearly defined, that will become a reason for the rejection of your paper. इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है. रीजन नंबर 6 इज दी मेथोडोलॉजी. मेथोडोलॉजी का मतलब ये है सिस्टमैटिकली, हाउ सिस्टमैटिक यू आर इन योर अप्रोच बाय राइटिंग अ पेपर. सपोज मेथोडोलॉजी में जो रिजेक्शन के कारण आते हैं वो 2 आते हैं. एक तो आता है the methods, the tools, techniques that you have employed, whether they are appropriate or inappropriate. Second is research design. Appropriate methods employed का मतलब है, now if you are measuring anything, there might be number of ways to measure that particular thing. That might be A, B, C technique. But if you are choosing for B technique, आपको ये बड़ा ही logically लिखना पड़ेगा कि आप B technique को क्यों यूज कर रहे हैं and why you are ignoring A and C techniques. What are the reasons for selecting this particular technique, which becomes the methodology for your paper.
What are the benefits of choosing for the option number B over A and C? ये सब चीजें आपको बड़ी लॉजिकली लिखनी पड़ेंगी अपने पेपर में, अपने सर्च पेपर में, अपने आप को डिफाइन करने के लिए कि दैट इज व्हाई योर पेपर इज डिफरेंट इन नेचर. तो दे शुड नॉट बी मेथोडोलॉजिकल फ्लो इन योर पेपर. हर चीज को आपको सिस्टमेटिक डिफाइन करना पड़ेगा. सिमिलरली रिसर्च डिजाइन में, सर्च डिजाइन में एक चीज आती है सैंपल साइज. मैनी अ टाइम यू नो एज ए रिसर्चर वी यूज्ड टू राइट कि मेरा सैंपल साइज 250 था, 270 था, बट एडिटर वांट्स टू नो व्हाई इट वाज 250, व्हाई इट इज नो 251, व्हाई इट इज नो 249. इसके क्या कारण है? तो इसके लिए हमें ये नहीं कि वी कैन पिक एंड चूज सैंपल फ्रॉम एवरीवेयर. मेरे दिमाग में आया, मैंने मुझे 350 पे काम करा, मैंने 350 कोड कर दिया. नो, रिसर्च इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन. यू नीड टू बी मेथोडोलॉजिकल इन योर अप्रोच. अगर 250 है तो क्यों है, तो 251 क्यों नहीं है? उसके लिए प्लीज you can refer to sample size formula. Sample size formula में you will come to know population, you will come to know confidence level, margin of error. इन सब के बेस पे you can decide sample size. तो ये सब चीजें you are required to pen down into your manuscript. ये जो मैंने sample size निकाला है on the basis of these factors निकाला है. So ultimately you need to be methodological. Methodology should not be a reason for the rejection of your paper. अगर आप इन चीजों पे काम करते हैं कि why you employed this particular methods, इनको justify करते हैं, and your research design should also be well justified. Then another reason, reason number 7, that the second last reason, results. Many a times our results are not clearly presented. जैसे मैंने बताया, we lack synchronization into your manuscript. अब आपका objectives, आपके लिटरेचर और आपके रिजल्ट, इन सब में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए. मैनी टाइम्स क्या होता है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स कुछ होते हैं, हाइपोथेसिस कुछ होते हैं, और हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं. मतलब आवर रिजल्ट्स are simply deviating from our objectives. Our results and objectives are totally different. So make sure we present the result objective wise. Objective 1 result, objective 2nd result, and objective 3rd result. Then second thing is discussion. Many times as a researcher we simply present the results, but we forget to discuss why this has happened. What is the difference between result and discussion? Result का simple सा मतलब है you are simply presenting your findings, and discussion का मतलब है कि why this has happened. सपोज मैं कहता हूँ, आप सिंपल एक रिजल्ट देते हैं कि आपकी स्टडी से ये पता चला कि 50% ऑफ दी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट दे प्रेफर टू डू शॉप ऑफलाइन, शॉप ऑनलाइन. तो this is only a result. This result has no value. It doesn't have any logical interpretation. But if you present discussion part at why this has happened, this has become the reason for the youngsters to shop online. So that discussion part has to be there. If your discussion part is missing, editor and review will reject your paper because they are more interested to know that why factor, why this has happened. So that 5W 1H factor, जिसे कहते हैं what, why, where, when, why and how. These all things have to be very clearly presented into your manuscript, and your results have to be very well related to the literature as well. So results पे तुम्हारे रिजेक्शन के कारण आते हैं, वो ये जो मैंने आपको अभी बताए हैं. Then reason number 8, reason number 8 इसमें मैंने पहले बताया कम्युनिकेशन. आपका पेपर चाहे आपने बड़ा अच्छा डेवलप किया, आपने जर्नल की गाइडलाइंस को भी पढ़ा, आपने एब्स्ट्रैक्ट भी अच्छा लिखा, इंट्रोडक्शन भी बड़ा अच्छा लिखा, लिटरेचर, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग सब आपने बड़े अच्छे तरीके से लिखे हैं, methodology is really very well defined, you are systematic in your approach, still your paper is rejected. So communication can become the reason for the rejection of your paper. It means communication means you cannot write a poor or a below average language. Language has to be specific. You should have a command over your communication. Make sure there are not unrelated sentences. Technical language has to be correct. Moreover, there should not be any grammatical or typographic mistake. So once you are done with your paper, please make sure you proofread it. You can send it to the professional proofreaders as well. उसको पढ़ेंगे, गलतियां निकालेंगे. Another thing, what you can do, you can install Grammarly software into your MS Word document. आपका पेपर बन गया है, पेपर चेक बनने के बाद एक तो ग्रामरली चेक करें आप. ग्रामरली चेक करने पर यू विल कम टू नो कि इसमें 100 ऑफ मिस्टेक्स है, और 100 ऑफ मिस्टेक ग्रामरली सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको उसमें अपने आप ठीक करेगा. तो अल्टीमेटली योर पेपर विल बी इम्प्रूव्ड. एंड अगर आप ऐसा करेंगे तो कम्युनिकेशन विल नॉट बी अ रीजन फॉर द रिजेक्शन ऑफ योर पेपर. फॉर एग्जाम्पल, हमने एक पेपर सबमिट किया था इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स में. इफ यू हैव ए लुक, हमारे पास जो एक कमेंट आया वो ये कि ऑथर हैव जॉइंड अनरिलेटेड सेंटेंसेस. मतलब ए सेंटेंस एंड बी सेंटेंस दे आर नॉट कनेक्टेड, देयर इज नो लिंक बिटवीन दीस टू सेंटेंसेस. सो वी हैव टू मेक श्योर दैट विद इन द पैराग्राफ देयर इज अ प्रॉपर coherence between the each and every sentence. There has to be a synchronization between the paragraph, between the sentences, and between each and every paragraph. ये हमें बड़ी चीजें ध्यान से रखनी है so that coherence is not missing. Right? So ultimately,
मोर ऑफ द स्टोरी क्या बनता है, द मोस्ट कॉमन रीजंस फॉर द जनरल रिजेक्शन वो ये है, देयर शुड नॉट बी लैक ऑफ coherence in the introduction, your novelty and implication, why your paper is unique in nature, that has to be very well clearly defined into your manuscript. You are required to identify research gaps very clearly. Do not make big claims. जैसे मैंने पहला बताया, आपने लिख दिया ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर उसका एडिटर गूगल स्कॉलर करेगा, उस पर नंबर ऑफ पेपर्स निकल जाएंगे उन वेरिएबल्स के ऊपर। So never make such kind of a big claim. Methodology can become a reason for your rejection of the paper. Make sure you are methodological in each and every approach. Methodological doesn't mean कि आपको सिर्फ रिसर्च मेथोलॉजी में मेथोलॉजिकल रहना है। whenever you are writing you are required to defend each and every statement. लिटरेचर में भी आपको मेथोलॉजिकल रहना है, सिस्टमैटिक रहना है, कौन से पेपर आपने डाउनलोड करे, कितने ईयर तक करे। देन इफ यू आर राइटिंग a result without discussion, again your paper will be rejected. So make sure if results are presented, they are properly justified with the discussion part as well. Then writing style has to be wonderfully well as per the level of the journal. Then if you should make sure that you are adhering to the general guidelines as well. And plagiarism, you must check. Ultimately, what is the best way to deal with the rejection? How I deal with the rejection, as I told you in the very beginning, मेरे पास 60 to 70% या 40 to 60% की रेंज में रिजेक्शंस आती हैं। तो उन रिजेक्शंस पे कभी भी आप डिसहर्ट मत होइए, उन रिजेक्शंस पे आप काम कीजिए। स्टार्ट वर्किंग ऑन दोस रिजेक्शन, बिकॉज व्हाट हैपन, the comments that you receive from the editor or from the reviewers that are always more than useful. They add so much value to the paper. मैंने खुद ये चीज एक्सपीरियंस किया है। मेरा प्री रिवाइज डॉक्यूमेंट और मेरा पोस्ट रिवाइज डॉक्यूमेंट में जमीन आसमान का अंतर होता है। There is always a very big difference between your pre and post revised version of your document, because the comments always add value to your paper. You becomes a different paper altogether. So never get disappointed from the rejection, my dear friends, and do not take those comments to your heart. On the day one, start working on the comments. Work in a team. If you have received 30 comments, divide your comments into your team, 5 each comments, and then brainstorm that how these comments can be incorporated into your manuscript. This is how I do, and ultimately, if you start working on those comments, you can resubmit to the similar journal, or you can submit it to some other journal. And ultimately, if you keep working hard, and very much your paper will not get rejected. There are very high probability that editors will try their level best to include your paper, because they will think that this paper has certain value addition. This paper will add value to the academic body of knowledge, existing literature, and so on. So if as long as your paper is adding something, if your paper has an academic implication, has a managerial implication, has a social implication, editors won't reject your paper. They will always say this work has a significant contribution, this work has a novelty, so they must take your paper. So these all points as a researcher we are required always to keep in mind, right? So I hope you like this video. ये मैंने जितने भी आपको रीजंस बताए हैं, दी टॉप 8 रीजंस फॉर रिजेक्टिंग ऑफ योर पेपर, पे आप काम करेंगे। या काम करने के बाद you will find that your paper, these comments definitely add value to your paper. और ये तो कितने मैंने आपको 8 कारण बताए, इन 8 कारणों पर अगर आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं, आई एम वेरी मच श्योर आपका पेपर डेस्क रिजेक्ट नहीं होगा। एटलीस्ट वो सेकंड स्टेज पे रिव्यूज के पास जरूर जाएगा, और रिव्यू के पास देन यू कैन रिसीव माइनर रिवीजन और मेजर रिवीजन। फिर उन कमेंट्स पे काम कीजिए, देन अगेन सबमिट टू द जर्नल। So I hope you will like this video. In case you have any problem, please do write to me. अपनी जो भी सेशन की जो फीडबैक है काइंडली वो भी आप मेरे से शेयर कीजिए। You can write to my email ID. You can like and comment your feedback also onto my YouTube channel. So I keep looking to have your future association in time to come. Another time I will upload more videos on research writing skills, so that we can publish into good quality journals. I hope you like this video. Thank you very much for watching this video. Wish you all the very best.